ध्यान से देखो, हमने कल पढ़ा था कि मिट्टी से, देखो ये आपका रूट है और ये रूट हेयर है, ठीक है। मिट्टी में पानी है, ये व्हाइट वाला वाटर है, वाटर है, ठीक है। मिट्टी से, हाँ मिट्टी में पानी है, पानी कैसे जाएगा रूट के अंदर? रूट के अंदर जाने के प्रोसेस को ही हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। रूट के अंदर जाने के प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो रूट हेयर होता है, रूट हेयर से वो रूट में इंटर कर जाएगा। तो जो टॉपिक है ध्यान से सुनो, मिट्टी के अंदर पानी है, तो पानी कैसे रूट के अंदर जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्यों होगा, इसकी दो कहानियां हैं जो कल भी बताया था। पानी कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, रूट में इंटर कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो कहानी नंबर 1 है कि बहुत ही आसान सा है, वो है पैसिव एब्जॉर्प्शन, जिसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं करना पड़े। और प्लांट 96% जो पानी है पैसिव एब्जॉर्प्शन से ही लेता है, कोई एनर्जी खर्च नहीं करना है। सर कैसे? कल ही बताया था कि यहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में कोई रोल ही नहीं है रूट का। वो रोल है बच्चा ऊपर में बैठा हुआ लीफ का। बोला था कि लीफ में स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से पानी बाहर निकलेगा, स्टोमेटा से पानी बाहर निकलेगा, और पानी जब बाहर निकलेगा तो एक ट्रांसपिरेशन पुल बनाएगा। जब लीफ से पानी बाहर निकला, पानी का लॉस होना क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। जब ट्रांसपिरेशन होगा तो एक फोर्स डेवलप करेगा, क्या नाम? ट्रांसपिरेशन पुल। और ट्रांसपिरेशन पुल से पानी अपने आप स्टेम से कहां एंटर करेगा? लीफ में। पानी अपने आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, रूट से ऊपर के पार्ट में स्टेम में गया। अब रूट में पानी की कमी हुई तो ट्रांसपिरेशन पुल इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि वो मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये बच्चा देखिए, इसमें कोई एनर्जी खर्च हो रहा है क्या? आपने सिंपल सा ट्रांसपिरेशन पुल लगाया, ऊपर से पानी को खींचा, ट्रांसपिरेशन पुल, और मिट्टी से पानी अपने आप रूट में इंटर कर गया, मिट्टी से अपने आप रूट में इंटर कर गया। यही है पैसिव एब्जॉर्प्शन। सिंपल सा है। पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या है? पैसिव, जिसमें एनर्जी खर्च ना हो। कौन ताकत लगा रहा है? तो रूट कोई ताकत नहीं लगा रहा है, ताकत ऊपर में लग रहा है। ताकत कहां लग रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल में, ऊपर से पानी को खींचा जा रहा है, और वो ताकत इतना बड़ा है कि मिट्टी से पानी इंटर कर जाएगा रूट में। हो गया बच्चा पैसिव एब्जॉर्प्शन। लेकिन कुछ पानी ट्रांसपिरेशन पुल से नहीं जाते, वो कहलाता है आपको एक्टिव एब्जॉर्प्शन। वो क्या कहलाता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ नहीं करना है। वाटर मेनली किस तरह से एब्जॉर्ब होता है? तो देखो ना, अगर प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करने में भी एनर्जी खर्च करे, पैसिव में नो एटीपी, पैसिव का मतलब क्या होता है? एटीपी का खर्च नहीं होना। अगर प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करने में भी एटीपी अगर खर्च करने लगे, तो प्लांट में इतना एनर्जी कहां से आएगा? पानी को एब्जॉर्ब करो, ऊपर भेजो, और सारा पानी ऊपर निकल जाता है ट्रांसपिरेशन में। तो फायदा क्या है? प्लांट इतना एनर्जी क्यों खर्च करेगा? इतना एनर्जी आएगा कहां से? इसलिए पानी का एब्जॉर्प्शन पैसिव ही होना चाहिए। सर एक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब जिसमें एटीपी खर्च हो, ऐसा एब्जॉर्प्शन पानी का जिसमें एटीपी खर्च हो, लेकिन बहुत कम होता है। अगर 96 ये तो बचा 4%, यानी बहुत ही कम पानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है। सर कैसे? ये भी कल बताया था। ये मान लीजिए रूट है और ये रूट हेयर है, ठीक। क्या मैंने बताया था? फटाफट बताइए। सबसे पहले मैंने बोला था कि रूट
एटीपी खर्च करेगा, रूट एटीपी खर्च करेगा, एक्टिव हो गया, और एटीपी खर्च करके मिनरल्स को अपने अंदर में बुलाएगा, मिनरल्स को एक्यूमुलेट करेगा। मिट्टी में जो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, उनको एनर्जी खर्च करके अपने अंदर इनटेक करेगा। तो अंदर में मिनरल्स का अमाउंट बढ़ गया, रूट के अंदर में मिनरल्स का अमाउंट बढ़ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा। तो पानी अपने आप मिट्टी से रूट हेयर को होते हुए इंटर कर जाएगा रूट में। तो बताइए ना, यहां पर एनर्जी खर्च हुआ क्या? क्या यहां पर एनर्जी खर्च होता है? तो रूल क्या था? पहले एनर्जी ही खर्च करना है। एटीपी खर्च कीजिए, एनर्जी बनेगा, इस एनर्जी को यूज करके मिनरल्स को एब्जॉर्ब कीजिए, मिनरल्स अंदर बढ़ गए, मिनरल्स अंदर बढ़ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो पानी अपने आप मिट्टी से रूट में इंटर कर जाएगा। इसी को कहा एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जो बहुत कम होता है। क्लियर है? तो पानी के एब्जॉर्प्शन में अब कोई कंफ्यूजन नहीं, और ये स्टार मार्क करके लिख लो, वाटर एब्जॉर्प्शन मेनली होता है पैसिव। ना, पैसिव एब्जॉर्प्शन में कौन काम करेगा? ट्रांसपीरेशन पुल। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन में कौन काम करेगा? तो एनर्जी खर्च कीजिए, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो पानी, वाटर इंटर कर जाएगा रूट में, इंटर कर जाएगा रूट में। यही तो कहानी है, बस सिंपल। ठीक है? कंफ्यूजन क्या है मैं क्लियर कर, कंफ्यूजन ये है कि आप एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो आपको सेकेंड लाइन आता है मिनरल एब्जॉर्प्शन, यहां कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पानी का एब्जॉर्प्शन तो सीख लिया, मिनरल एब्जॉर्प्शन सीखना है तुम्हें। तो एनसीईआरटी का वर्ड को पढ़िए बहुत ध्यान से, और उसे आप मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ, मैं पढ़ रहा हूं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 189 पे ये वर्ड लिखा है, ये मैंने कल भी बोला था। एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा, अनलाइक वाटर एब्जॉर्प्शन। जैसे पानी का एब्जॉर्प्शन होता है उसे छोड़ दीजिए, उसका ठीक है मैकेनिज्म अलग है। अनलाइक वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन इज मेनली एक्टिव प्रोसेस। ये एनसीईआरटी का वर्ड है। मिनरल एब्जॉर्प्शन मेनली कैसा होता है? एक्टिव होता है, जबकि पानी का एब्जॉर्प्शन पैसिव होता है। हाँ, मिनरल भी थोड़े बहुत पैसिव से जाते हैं जिसमें एटीपी खर्च नहीं होता, लेकिन मेनली एटीपी खर्च करके होता है, एक्टिव होता है। मेनली एटीपी खर्च करके होता है, मेनली एक्टिव ही होता है। तो क्वेश्चन अगर आ गया तो बच्चा कंफ्यूज होता है। एब्जॉर्प्शन तो पहले देखना है क्वेश्चन में, अरे भाई वाटर का पूछा है या मिनरल्स का पूछा है? अगर मिनरल्स का है तो लिख करके आना है मेनली एक्टिव, मेनली एक्टिव, क्योंकि एनसीईआरटी में ये बच्चा आपको पॉइंट वाइज गिवन है। अगर क्वेश्चन आया वाटर एब्जॉर्प्शन तो मेनली पैसिव, 96% मैंने बताया था पैसिव ही होता है। अब तुम बोलोगे क्यों मिनरल एब्जॉर्प्शन पैसिव क्यों होता है, एक्टिव मेनली क्यों होता है? तो एनसीईआरटी में इसके दो रीजन गिवन है, एनसीईआरटी में इसके दो रीजन गिवन है, 2 रीजन गिवन है। पढ़ते, पहला ये दिया है कि ये देखिए आपका रूट है, ये रूट हेयर है, रूट हेयर है। पहला चीज, मिनरल्स का अमाउंट, मिनरल्स का अमाउंट रूट के अंदर में ऑलरेडी ज्यादा है। मिनरल्स देख लीजिए, रूट के अंदर में ज्यादा है, मिनरल्स का अमाउंट रूट में ज्यादा है, और बाहर में कम है। बाहर में मिनरल्स का अमाउंट कम है, बाहर में मिनरल्स का अमाउंट कम है, देख लीजिए बाहर में मिनरल्स का अमाउंट कम है, यानी कंसंट्रेशन कम है, और अंदर में मिनरल्स का अमाउंट ज्यादा है, अंदर में मिनरल्स का अमाउंट ज्यादा है। और कभी भी चीजों को कम से, कभी भी चीजों को कम से ज्यादातर, ज्यादा की तरफ, लो कंसंट्रेशन से
हाई कंसंट्रेशन भेजने की कोशिश करते हैं। कभी भी चीजों को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं, तो ये एक्टिव ही तो कहलाएगा, ये एक्टिव ही तो कहलाएगा। तो पहला चीज क्या सीखा आपने? मिट्टी में मिनरल्स, मिट्टी में मिनरल ज्यादा होते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन यानी डेंसिटी ये दूर दूर है, दूर दूर में ना। उसके रिस्पेक्ट में देखिए डेंसिटी रूट के अंदर, रूट हेयर सेल में अंदर में उसमें ज्यादा है। जो रूट का हेयर सेल है वहां पर मिनरल्स ज्यादा अमाउंट में है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा है। तो आपको अगेंस्ट फिर भी मिनरल्स चाहिए, तो लो टू हाई जाना पड़ेगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाना पड़ेगा। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? एक्टिव कहलाएगा, क्योंकि सॉइल के अंदर में मिनरल का कंसंट्रेशन लो है और रूट के अंदर में ज्यादा है। तो आपको कम से ज्यादा, लो टू हाई जाना है, तो एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तो हो गया एक्टिव। दूसरा, दूसरी कहानी एनसीईआरटी की, ये देखिए, ये आपका रूट और ये रूट हेयर है, रूट हेयर है। कुछ मिनरल्स मान ले, कुछ मिनरल्स बाहर में ज्यादा है, मिनरल्स बाहर में ज्यादा है, मिनरल्स ज्यादा है, ज्यादा है, और अंदर में मिनरल्स कम है। बताइए, बाहर में ज्यादा, अंदर में कम। तो ये बाहर से ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे, बाहर से ज्यादा, बाहर से अंदर आने की कोशिश करेंगे ना। पैसिव ज्यादा से कम जा रहा है, कुछ मिनरल्स बाहर में ज्यादा है और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिनरल्स में मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और अंदर में भी पॉजिटिव चार्ज है। देखिए यहां बाहर में 5 है, अंदर में 2 ही है। ये बाहर से अंदर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों पे चार्ज सेम है, तो रिपल्स करेगा, रिपल्सन होगा। दोनों पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव, दोनों को रिपेल किया जाएगा। और अगर रिपल्सन होगा, वो तो आना ही नहीं चाहता, तो आपको एनर्जी खर्च करके इसे लाना पड़ेगा, आपको एनर्जी खर्च करके इसे लाना पड़ेगा। तो ये 2 रीजन आपके एनसीईआरटी में बच्चा गिवन है। मिनरल्स पे चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है ना, बाहर से अंदर आना है, ठीक आ रहा है, लेकिन बोलेगा ये चार्ज चार्ज को तो रिपेल करेगा, तो आपको क्या करना है? अगेंस्ट रिपल्शन उसे लाना है, तो आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मिनरल्स पे चार्ज होने के चलते रिपल्शन होता है, और अगेंस्ट रिपल्शन आपको लाना है, तो आपको एटीपी तो खर्च करना पड़ेगा। तो ये 2 वर्ड क्लियर हो गए, 2 वर्ड क्लियर हो गए कि मिनरल एब्जॉर्प्शन कैसा होगा। तो आंसर लिखना है मोस्टली एक्टिव। कुछ पैसिव होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा मोस्टली, तो आंसर करके आइएगा एक्टिव। अगर पानी का एब्जॉर्प्शन पूछा जाए तो क्या एनसीईआरटी का वर्ड था? अनलाइक वाटर एब्जॉर्प्शन। पानी का एब्जॉर्प्शन जहां मेनली पैसिव होता है, उसका उल्टा मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है। ये बहुत काम का चीज है। तो चलो यहां तक किसी किसी को समझ में आ गया? फटाफट हैंड रेज करो। ठीक है, अब देखो, तो एनसीईआरटी थोड़ा सा लेके बैठोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। यहां देखिए, अब ध्यान से, ध्यान से देखो, ये आपका रूट हेयर, ध्यान से देखना, इसको अच्छे से करना ना। रूट हेयर, ये रूट हेयर का सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, रूट हेयर का सेल मेम्ब्रेन है। और ये है आपका रेड वाला सेल वॉल, ये रेड वाला सेल वॉल है, ये रेड वाला सेल वॉल है, ध्यान से ना, रेड वाला सेल वॉल है, और येलो वाला सेल मेम्ब्रेन है, ये रूट हेयर है।
रूट हेयर के बाद में इपिडर्मिस आता है, रूट हेयर के बाद में इपिडर्मिस आता है, इपिडर्मिस के बाद में आप देखिएगा कॉर्टेक्स आएगा, इपिडर्मिस के बाद में कॉर्टेक्स आता है, और कॉर्टेक्स के बाद में आता है इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस, और इंडोडर्मिस के बाद में एक वर्ड आता है पेरिसाइकल। ये पहले सीक्वेंस भी आपको सिखाता हूं, टेंशन मत लीजिए। पेरिसाइकल है और यहां पास आपका है जाइलम, दिस इज द जाइलम नाम का ट्यूब है, ये जाइलम नाम का ट्यूब है, ये जाइलम नाम का ट्यूब है, जाइलम नाम का ट्यूब है। देखो एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि मिट्टी से मिनरल चले और जाइलम तक पहुंच जाए, मिट्टी से मिनरल्स चलेगा और जाइलम तक लोड हो जाए। हाँ, फिर जाइलम से कैसे ऊपर जाएगा ये सेकेंड कहानी, दो कहानी पढ़नी है। एक बार जाइलम में आने दो, फिर ट्रांसपिरेशन पुल लगाएंगे, खींचेंगे, ऊपर लेते जाएंगे। लेकिन अभी कहानी नंबर 1 पढ़ लेते हैं कि हमें मिट्टी से जाइलम तक आपको मिनरल्स पहुंचाना है। कैसे जाएगा पाथवे याद रखिए, पानी भी ऐसे ही जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना ये रूट हेयर है, पहला कौन होगा, रूट हेयर, ठीक है। सेकंड याद रखना है रूट हेयर के बाद में होगा ये बच्चा इपीडर्मिस, इपीडर्मिस, ये कॉर्टेक्स, ये बच्चा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स होता है। और कॉर्टेक्स का ही सबसे लास्ट लेयर, कॉर्टेक्स बहुत सारे लेयर का होता है, आपको पहले भी बताया, कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड होते हैं। तो कॉर्टेक्स का जो सबसे लास्ट लेयर होता है उसका नाम होता है इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस, ठीक है। और इंडोडर्मिस के बाद में आता है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। तो ये भी एग्जाम पेपर में आया है कि पानी जो जाइलम तक जाएगा या मिनरल्स जाइलम तक जाएगा उसके सीक्वेंस को बताइए। तो आपको यही सीक्वेंस अरेंज करके आना है कि पहले सॉइल था, मिट्टी था, यहां मिट्टी है, सॉइल, मिट्टी से पहले जाएगा रूट हेयर में, रूट हेयर से इपिडर्मिस में, इपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर है इंडोडर्मिस कहलाएगा, इंडोडर्मिस से बच्चा पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल से जाएगा जाइलम में। कहां दे रखा है, किसी को याद है? तो एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी में ये फिगर बहुत अच्छे से दे रखा है। अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 184 मैंने जो फिगर लिया है वो एनसीईआरटी का 184 नंबर पे गिवन है। हाँ, तो इसलिए मैं बोलता थोड़ा एनसीईआरटी रखो ना, चीजें आसान हो जाएगी। पेज नंबर 184 पे ये फिगर गिवन। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये बच्चा आपका, वापस से मैं बना दूं, ये आपका रेड वाले तक ये सेल वॉल होता है। ये रेड वाला जो आपका बन रहा है ना, ये देखिए, ये मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर वाला सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर वाला सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर वाला सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर वाला सेल वॉल है, ठीक है। ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन 2 फेज में होता है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन बच्चा 2 फेज में होता है। बोले सर कौन कौन सा फेज? तो जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, मैं इस फिगर पे आ रहा हूं, तो उन्होंने बोला 2 फेज में होता है। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर में साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड पार्ट साइटोप्लाज्म, और ये बाहर में सेल वॉल है, ये बाहर में सेल वॉल है, ये बाहर में सेल वॉल है। तो एनसीईआरटी जब मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट आप पढ़िएगा तो वहां पर एक टॉपिक आएगा पेज नंबर 199 पे, हमने बोला ना दोनों चैप्टर को रिलेट करेंगे चीजें आसान हो जाएगी। तो मिनरल एब्जॉर्प्शन 2 फेज में होता है ना, साइंटिस्ट ने आइसोलेटेड एक सिंगल सेल पे एक्सपेरिमेंट किया। पहले जो मिनरल्स आते हैं वो
अंदर में देख ली, पहले मैं क्लियर कर दूं, ये जो अंदर का फ्लूइड पार्ट है इसे सिम्प्लास्ट कहते हैं। सिम्प्लास्ट, अंदर जो फ्लूइड पार्ट है ये कहलाता है सिम्प्लास्ट। और जो बाहर वाला सेल वॉल वाला पार्ट है, ये सेल वॉल जो पार्ट है इसे कहते हैं एपोप्लास्ट। क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट। तो सबसे पहले जो मिनरल्स आएगा, एम फॉर मिनरल्स आएगा, वो बेटा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, देख लीजिए, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, सेल वॉल पे बैठा हुआ है, वो सेल वॉल पे बैठा हुआ है। सेल वॉल प्योर परमीबल होता है, सेल वॉल प्योर परमीबल होता है, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो जो पहले मिनरल्स आया वो बेटा सेल वॉल पे बैठा हुआ है, सेल वॉल को आराम से प्योर परमीबल होता है, तो सेल वॉल को आराम से क्रॉस किया, ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं। ये बेटा फास्ट प्रोसेस हो। तो फर्स्ट फेज, एनसीईआरटी बोलता है कि दो फेज में होगा, एक फर्स्ट फेज है और एक सेकंड फेज है। तो ये हमने किया फर्स्ट फेज, और फिर अब हम लोग करने वाले सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में कोई मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, येलो वाला जो है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, येलो वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एवब है, दूर है, इसलिए फर्स्ट फेज का नाम है एपो मत अवे प्लास्ट मत साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में थोड़ी है, एपो मत अवे प्लास्ट मत साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाहर चल रहा है। ये बेटा फर्स्ट फेज हो गया। फर्स्ट फेज में जो मिनरल्स है वो साइटोप्लाज्म के एवब है, दूर है, तो नाम पड़ा एपोप्लास्ट। ये बेटा फास्ट होगा, फास्ट होगा, कोई एटीपी नहीं चाहिए, तो ये पैसिव होगा। ये क्या होगा? पैसिव होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये मिनरल्स जो है वो इंटर करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। कहां इंटर किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और आ गया बच्चा आपके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ना, सेल के फ्लूइड वाले पार्ट में आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। तो अब सेकेंड फेज में वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। पहले सेल वॉल होते होते चल रहा है, अब वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है और साइटोप्लाज्म में इंटर कर रहा है। तो सेकेंड फेज को कहेंगे सिम्प्लास्ट, जिसमें वो साइटोप्लाज्म के साथ में चले, सिम्प्लास्ट। और ये बच्चा स्लो होगा, ये क्या होगा? स्लो होगा। और ये होगा एक्टिव। सर एक्टिव क्यों हुआ ये बताइए पहले, एक्टिव क्यों हुआ? एनर्जी कहां खर्च हो गई? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। जो आपका येलो वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्पेशल प्रोटीन, ये स्पेशल प्रोटीन है, इस प्रोटीन से ही तो आप जाइएगा ना। आपको मालूम है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल है, केवल सिलेक्टेड सब्सटेंस जाएगा, केवल सिलेक्टेड सब्सटेंस जाएगा। अब क्या है, अंदर में मान लीजिए मिनरल्स का अमाउंट ज्यादा है और बाहर में बच्चा कम है, तो आपको क्या करना है? मेम्ब्रेन के प्रोटीन के हेल्प से जाना है। और प्रोटीन बोलेगा हे कम से ज्यादा जा रहे हो तो तुम्हें जाने के लिए हमें एटीपी देना पड़ेगा, एटीपी देना पड़ेगा। तो मोस्टली आपको एटीपी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पास आपके जो व्हाइट वाला प्रोटीन है जिसे हम लोग पंप के नाम से कहते हैं, जहां भी लाइफ में पंप वर्ड आए बायो में, याद रखना वो एनर्जी खर्च करोगे, एटीपी खर्च करोगे, तभी वो काम करेगा। और एनर्जी दिया, एटीपी दिया, वो काम करेगा, तभी वो मिनरल्स को अंदर में भेजेगा। इसलिए सेकेंड फेज मेनली क्या होगा? एक्टिव होगा। मेनली क्या होगा बेटा? एक्टिव होगा, क्योंकि वहां पर पंप प्रोटीन चाहिए, पंप प्रोटीन चाहिए। आया समझ में? हाँ, कुछ मिनरल्स अगर बाहर में ज्यादा है, मिनरल्स कुछ मिनरल्स बाहर में ज्यादा है, मान ली कैल्शियम बाहर में ज्यादा है, अंदर में कैल्शियम कम है, तो आ जाइए, आपको पंप की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, तो आप सिंपल इस मेम्ब्रेन में कुछ पोर है जिसे कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, अब डायरेक्टली आ जाओ भाई, आप ज्यादा से कम आ रहे हो, मैं क्यों एनर्जी लूंगा? एनर्जी कम से ज्यादा जाने की तरफ में खर्च होता है, आप तो ज्यादा से कम आ रहे हो,
तो सिम्प्लास्ट में मेनली पंप से हो रहा है, वो तो एक्टिव हुआ, लेकिन कुछ जो होते हैं वो पैसिव भी होते हैं। और पैसिव वाले को एनसीईआरटी कहता है कि वो बच्चा पंप नहीं अब यूज करेंगे। पंप वो प्रोटीन होता है जो एनर्जी खर्च करने से चलता है और चीजों को कम से ज्यादा की तरफ ले जाता है। अब पंप वर्ड नहीं यूज करेंगे, अब वर्ड यूज करेंगे चैनल। चैनल सिंपल पोर होते हैं, ये पोर है, ज्यादा से चीजें कम की तरफ आ गई, या इसी को एनसीईआरटी कहेगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसी को क्या कहेंगे? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मैं फटाफट एक बार रिवाइज करा दूं, फटाफट इसको रिवाइज करा दूं, क्योंकि एनसीईआरटी में हाफ पेज में है तो जानना जरूरी है। तो मैंने क्या बोला कि मान लीजिए ये आपका रूट हेयर सेल था, ये बच्चा आपका रूट हेयर सेल था, मान लीजिए ये रूट हेयर सेल था, रूट हेयर सेल। ये आपका क्या है? तो ये येलो वाला जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक। और ब्लू वाला क्या है? नीला वाला क्या है? ये सेल वॉल है, नीला वाला सेल वॉल है। क्या हुआ? मिट्टी से मिनरल्स चला, दो फेज में चलना है। फर्स्ट फेज में वो केवल सेल वॉल को क्रॉस करेगा, सेल वॉल पे बैठा हुआ है, सेल वॉल पे बैठा हुआ है, सेल वॉल प्योर परमिएबल है। इस फर्स्ट फेज का नाम है जब वो अंदर आया, सेल वॉल को क्रॉस, सेल वॉल प्योर परमिएबल है, सेल वॉल को क्रॉस किया, तो इसे हम लोग फर्स्ट फेज कहेंगे एपोप्लास्ट। एपो का मतलब अवे और प्लास्ट का मतलब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में भी कहां है? अभी तो दूर है। साइटोप्लाज्म तो अंदर में ये व्हाइट वाला है, समझ में आया? अभी अवे ही है, दूर है, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना है। एपोप्लाज्म फास्ट होगा क्योंकि ये सेल वॉल प्योर परमिएबल होता है, फास्ट होगा। कोई एनर्जी नहीं चाहिए तो पैसिव होगा, कोई चैनल वैनल की कोई जरूरत नहीं। अब मिनरल्स को आना है अंदर में साइटोप्लाज्म में, तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आना है, तो ये अब कहलाएगा सिम्प्लास्ट। ये क्या कहलाएगा? सिम्प्लास्ट। और सिम्प्लास्ट में पहले देखा जाएगा, सिम्प्लास्ट में कौन आएगा? बोले मिनरल्स हो, कैरियर प्रोटीन चाहिए, तुम लोग कैरियर प्रोटीन से आना, ऐसे नहीं आना है। आपको क्या चाहिए बच्चा? कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन तो आपके इपिडर्मिस के सेल वॉल पे ढेर सारे कैरियर प्रोटीन है जो कैरी करके अंदर लाएंगे, अपने मन से नहीं आ जाना है, कैरियर प्रोटीन चाहिए। अब कैरियर प्रोटीन यहां पर दो तरह के, पहला बोलेगा कि भैया मिनरल्स आप क्या हो, बाहर में कम हो, मिनरल्स बाहर में कम और अंदर में जो मिनरल्स ज्यादा है, अंदर में मिनरल्स ज्यादा है, तो बोलेगा यहां पर कैरियर प्रोटीन जो है उसको पंप नाम देंगे और ये कम कंसंट्रेशन से ज्यादा के तरफ मूव करा देगा। तो ये बेटा कैरियर प्रोटीन का मैंने नाम दे दिया पंप। तो जहां भी पंप आएगा एनर्जी खर्च करेगा, लो से हाई की तरफ चला जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम ऐसे ही होगा ना, अंदर के साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पहुंचे। कुछ कुछ जो होंगे बोले नहीं नहीं हम तो बाहर में ज्यादा है भाई, हम तो बाहर में ज्यादा है और अंदर में तो कम है। मिनरल्स तो बहुत सारे हैं, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सोडियम भी, बहुत तरह के। तो ये बोला जाएगा कि टेंशन मत ले, ठीक है, तू डायरेक्टली आ जाना, कोई पंप वंप मत यूज करना, तुझे मिलेगा रास्ते में चैनल, और चैनल कोई पैसा वैसा नहीं मांगेगा, चैनल पैसा नहीं मांगेगा, डायरेक्टली आ जाना। तो नो एटीपी। तो जो सिम्प्लास्ट है बच्चा वो मेनली एटीपी से होगा, एक्टिव होगा, हाँ कुछ अमाउंट में पैसिव से भी होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 199 से लेकर के स्टार्टिंग के 200 पेज पे ये पूरा कॉन्सेप्ट गिवन है, पूरा कॉन्सेप्ट गिवन है। तो फटाफट अगर एनसीईआरटी है तो निकालिए और एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलो सबसे पहले हम लोग निपटाते हैं पेज नंबर 199। है एनसीईआरटी या नहीं है? ठीक है, तो एनसीईआरटी देखें,
क्या लिखा है एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन पेज नंबर 199 पे, मच ऑफ द स्टडीज ऑन मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी मिनरल कैसे प्लांट के अंदर जाते हैं उसमें बहुत सारा स्टडी किया गया है। मच ऑफ द स्टडीज ऑन मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय प्लांट्स, प्लांट्स कैसे मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, हैज बीन कैरीड आउट इन आइसोलेटेड सेल। मैंने एक सिंगल सेल पे एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिस्ट ने सिंगल सेल ले लिया और उस पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। These studies reveals that the process of absorption, मिट्टी से अंदर जो आएगा, can be demarcated into two main phases, मेनली दो फेजेस में वो चलेगा, ठीक है। इन द फर्स्ट फेज, पहले फेज में एन इनिशियल रैपिड अपटेक, क्योंकि सेल वॉल प्योर परमिएबल है, वो आराम से बैठेंगे, फटाफट मूव करते जाएंगे। इन द फर्स्ट फेज एन इनिशियल रैपिड अपटेक, रैपिडली जल्दी से फास्ट मूव करेगा, रैपिड अपटेक ऑफ आयन इनटू द फ्री स्पेस, क्योंकि सेल वॉल प्योर परमिएबल है, और आउटर स्पेस ऑफ सेल, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का सेल वॉल है वो एक तरह से खाली है, प्योर परमिएबल है, उसे क्रॉस कीजिए। दिस इज नोन एज एपोप्लास्ट, जो सेल वॉल है उसी को आप एपोप्लास्ट कहते हैं, वो प्योर परमिएबल है, तो इस पे फटाफट चलेगा कौन, मिनरल्स मूव करेंगे, ठीक है। सेकेंड, इन द सेकेंड फेज ऑफ अपटेक, अब सेकेंड फेज पढ़ते हैं, द आयंस आर टेकन इन स्लोली। सर क्यों? क्योंकि अब बेटा बैरियर लग गया है। सर बैरियर क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेगा मैं सभी मिनरल्स को नहीं जाने दूंगा, मैं केवल सिलेक्टेड को जाने दूंगा, और मेरे पास कैरियर प्रोटीन है, उसी कैरियर प्रोटीन के हेल्प से आना है। कैरियर प्रोटीन अगर 10 है तो 10 ही तो आएगा, एक बार में कैरियर प्रोटीन अगर 10 है तो 10 ही को तो पकड़ पाएगा ना, 50 को कहां से पकड़ेगा, इसलिए थोड़ा स्लो होगा। सेकेंड, in the second phase of uptake the ions are taken slowly into the inner space, अंदर की तरफ आएंगे slowly, the symplast of the cell, अब साइटोप्लाज्म में एंट्री करना, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आना, सिम्प्लास्ट, सेकेंड फेज हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर एनसीईआरटी में एक वर्ड को सुधारना है, गलत है ना, तो उसको मैं सुधार रहा हूं। एनसीईआरटी का सेकेंड लाइन है द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू द एपोप्लास्ट, उसे सिम्प्लास्ट कर लीजिए, जो लिखा है द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू द सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट की जगह सिम्प्लास्ट कीजिए, एनसीईआरटी में गलती है। अकर्स थ्रू आयन चैनल्स, अगर सिम्प्लास्ट में आपको जाना है तो मैंने दो तरीके बताए, एक अगर पंप होकर के जाइएगा, पंप होकर के जाइएगा तो एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तो वो एक्टिव होगा। अगर आप ज्यादा से कम जाना चाहते हैं और वहां पर चैनल मिल गया तो बोलेगा ठीक है आप जाइए जाइए, तो मेनली सिम्प्लास्ट एक्टिव ही होगा। देखिए लिखा है यूजुअली अकर थ्रू आयन चैनल्स, जहां भी आयन चैनल्स होगा ज्यादा से कम जाएगा, उसे कोई टेंशन नहीं। द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि बीच में पोर है, इसी को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा, ठीक है। दैट फंक्शन एज सेलेक्टिव पोर्स, वो पोर्स है उसके थ्रू चले जाइए। ऑन द अदर हैंड द एंट्री ऑफ exit of ion and from the symplast require the expenditure of metabolic energy which is an active process। तो जो आपका सिम्प्लास्ट है वो मेनली पंप के थ्रू होगा, क्योंकि बाहर कम है अंदर ज्यादा है, तो वो एनर्जी खर्च करके चलेगा, तो मेनली जो आपका सिम्प्लास्ट होगा वो एक्टिव प्रोसेस के अंदर में आएगा। चलो अब बताओ किसे किसे क्लियर हो गया? एनसीईआरटी का पूरा लाइन मैंने आपको डिटेक्ट किया, बस वहां पर जहां पर एपोप्लास्ट लिखा है वहां पर आप एनसीईआरटी में सिम्प्लास्ट कर लीजिए, वहां पर आप सिम्प्लास्ट कर लीजिए। तो क्लियर है सभी को? पेज नंबर 200, पेज नंबर 200 पे, 200 पेज नंबर पे स्टार्टिंग के फोर्थ लाइन पे लिखा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा तो एनसीईआरटी ने लिख दिया है वो एपोप्लास्ट होगा। आपको तो मालूम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा तो साइटोप्लाज्म में चला गया, वो तो सिम्प्लास्ट है, वो तो सिम्प्लास्ट है, लेकिन एनसीईआरटी ने उसे एपोप्लास्ट लिख दिया, उसे सुधार लीजिए। चलो ठीक है, आया समझ में? क्या ऊपर से गया? चलो फटाफट हैंड रेज करो।
हाँ, तो एकदम एनसीईआरटी का लाइन आपको मैंने पढ़ाया और एकदम क्लियरिटी के साथ आया, एकदम बच्चा क्लियरिटी के साथ आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, चलिए ध्यान से देखिए, टाइम लगेगा लेकिन आप चीजें तो सीखो तो कम से कम। पेज नंबर 189। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में लौटे, क्योंकि एनसीईआरटी ने अलग अलग चैप्टर में दिया है, हमें तो एक ही बार में पढ़ लेना है, कॉन्सेप्ट तो एक ही है, तो दो जगह हम क्यों पढ़े, दो जगह क्यों पढ़े। तो पेज नंबर 189 को देखें, पेज नंबर 189 को देखें, चलो निकालो पेज नंबर 189, और टॉपिक है अपटेक ऑफ मिनरल्स आयन, अपटेक ऑफ मिनरल्स आयन। चलिए ठीक, चलिए सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर में ये मान लेते मिनरल से, मिनरल से, ये मिनरल से, ये मिनरल से, मिनरल से, और ये आपका बच्चा रूट हेयर है। तो रूट हेयर का ये है आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, यहां मिनरल्स ज्यादा है। चलिए बताइएगा फटाफट, फटाफट सबसे पहले मिनरल्स कहां आएगा, फर्स्ट फेज बताइए फटाफट। मिनरल सबसे पहले रूट हेयर के सेल वॉल पे बैठेगा, रूट हेयर के सेल वॉल पे बैठेगा, और यही फेज कहलाया फर्स्ट फेज, यही बच्चा फेज कहलाएगा फर्स्ट फेज, एपोप्लास्ट। आ गया समझ में सबको, मिट्टी से रूट हेयर के सेल वॉल पे बैठा, सेल वॉल प्योर परमिएबल है, बोलेगा सेल वॉल को होते हुए जाओ, कोई टेंशन नहीं है, फास्ट चलो, ये एपोप्लास्ट हो गया। अब सेकेंड फेज आएगा, जब उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस साइटोप्लाज्म में आना है। बताइए सेकेंड फेज का नाम बताइए, चलिए फटाफट मैसेज कीजिए, सेकेंड फेज का नाम बताइए, सेकेंड फेज को अब क्या कहेंगे। यहां से अब उसे क्रॉस करके अंदर आना है, तो क्या कहलाएगा, सिम्प्लास्ट। और सिम्प्लास्ट होने के लिए आपको चाहिए बच्चा पंप, क्या चाहिए, पंप चाहिए, पंप चाहिए, क्योंकि अंदर में मिनरल्स ज्यादा है और बाहर में मिनरल्स कम है, तो आपको एनर्जी खर्च करके मिनरल्स अंदर आएंगे, अंदर आएंगे, अंदर आएंगे, मेनली एक्टिव हो गया। हाँ, कुछ मिनरल्स, कुछ मिनरल्स बाहर में ज्यादा थे, अंदर की तरफ आ गए, तो ये बेटा कुछ जो हो गए, कुछ जो हो गया वो हो गया पैसिव, लेकिन मेनली, मेनली एक्टिव। क्लियर है यहां तक, यानी कि आपको रूट हेयर के सेल में इंटर कैसे करेगा, पहले सेल वॉल को क्रॉस करेगा, एपोप्लास्ट, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करोगे, कैरियर प्रोटीन से, और कैरियर प्रोटीन बोलेगा ज्यादा से कम या कम से ज्यादा, अगर कम से ज्यादा जा रहे हो एनर्जी खर्च करो, एनर्जी खर्च करो, पंप, पंप से एनर्जी टूटेगा, एटीपी टूटेगा, एनर्जी जनरेट, उसी से मिनरल्स अंदर आ जाएगा। अब हो गया बच्चा आपका सिम्प्लास्ट भी क्लियर, मिनरल्स अंदर आ चुके, मिनरल्स अंदर आ चुके, क्लियर, यहां तक कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब मिनरल्स यहां से चला, कौन है, चलो बोलो, रूट हेयर के बाद कहां, इपिडर्मिस, इपिडर्मिस में। अब यहां से वो सोचेगा कि हम इधर इधर चलते हैं, मिनरल्स जो है यहां से चलेगा, 1 मिनट, 1 मिनट, 2, चलेगा कहां, मिनरल्स, मिनरल्स चल रहे, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना डिफिकल्ट है, ऐसे ही चलते, मिनरल्स ऐसे ही चल रहे, ध्यान से सुनना। अब मिनरल्स रूट हेयर में आ चुके हैं, अब वो जाना है बच्चा कहां, जाइलम तक, यही कहानी तो पढ़नी है हमें, जाइलम तक मिनरल्स को पहुंचाना है। अब मिनरल्स किसको क्रॉस किया, इपिडर्मिस को, किसे क्रॉस किया, कॉर्टेक्स को, किसे क्रॉस किया, इंडोडर्मिस को। अब यहां प्रॉब्लम है, यहां बच्चा प्रॉब्लम है, बोलेगा भाई साहब रुको, बोले क्या है प्रॉब्लम भाई, बोले मेरे सेल वॉल में बच्चा, ये देखिए ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये रेड वाला जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये रेड वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ब्लू वाला दिख रहा है इतना मोटा सा जो मैंने बनाया है यहां से यहां, ये सेल वॉल है, ये बेटा सेल वॉल है, ध्यान से सुनना। इंडोडर्मिस के सेल वॉल में, इंडोडर्मिस के सेल वॉल में कुछ बेटा सुबेरीन के
लेयर पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, सुबेरीन के लेयर पाए जाते हैं, इसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। इंडोडर्मिस के दीवार में सुबेरीन के लेयर पाए जाते हैं ना, इसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। ये बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप है। सर क्यों, ये पूछिए क्यों। सुबेरीन का ये बेटा जो लेयर बना हुआ है ये वाटर इम्परमेबल है। सुबेरीन का ये जो लेयर है वो वाटर इम्परमेबल है। मिनरल्स पानी के थ्रू आ रहा था आराम से, पानी के थ्रू आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना, बार बार आ रहा है। अब सुबेरीन बोलेगा मैं जाने नहीं दूंगा, अब मैं जाने नहीं दूंगा क्योंकि मैं वाटर इम्परमेबल हूं। अब भैया तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम ऐसा करो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चले जाओ, तुम मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगा, बैरियर हूं मैं तो। और ये अच्छी भी चीज है, ये बेटा बहुत अच्छा चीज है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सुबेरीन का होना बहुत अच्छा चीज है, ध्यान से सुनिएगा। मान लो बेटा यहां पर सॉइल में 60 एलिमेंट थे, 60 एलिमेंट थे, उसमें कुछ टॉक्सिक एलिमेंट भी थे, प्लांट के अंदर कुछ टॉक्सिक एलिमेंट भी था, वो टॉक्सिक वाला एलिमेंट भी बैठ गया, अंदर आया, टॉक्सिक एलिमेंट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, टॉक्सिक एलिमेंट भी आ गया। अब टॉक्सिक एलिमेंट, अच्छा एलिमेंट, सभी के सभी बच्चा आके फंस गए कहां, सुबेरीन बोल रहे नहीं जाने दूंगा, मैं तो बैरियर हूं ना। आप कोई हाईवे पे जा रहे हो, अचानक से बेटा बैरियर लगाओ, बैरियर लगा दिया गया, तो पहले आप क्या करोगे, पुलिस आएगी, चेक करेगी, हाँ आप ठीक हो, सब कुछ ओके है तो आगे बढ़िए, फिर दूसरी गाड़ी को चेक करेगा, फिर तीसरी गाड़ी को चेक करेगा। इसीलिए बैरियर लगाया गया। यहाँ पर टॉक्सिक केमिकल भी आ गया है, नॉन टॉक्सिक भी, अच्छा भी है, खराब भी है, और कुछ एलिमेंट ज्यादा आ गए, कुछ एलिमेंट बेटा जरूरत से ज्यादा आ गए ना। प्लांट को चाहिए था मैग्नीशियम 20 और आगे 100, तो बोलेगा रुको, ये जो आप एंडोडर्मिस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनना, ये बच्चा एंडोडर्मिस है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ढेर सारे कैरियर प्रोटीन है, ध्यान से सुनना, इस पे बच्चा ढेर सारे कैरियर प्रोटीन मिलेंगे, इसलिए एंडोडर्मिस में बहुत ज्यादा कैरियर प्रोटीन है। और कैरियर प्रोटीन से फायदा क्या है, अब तुमको तो बच्चा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आना है, आपको बच्चा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही आना है, और मेम्ब्रेन पे बैठे कैरियर प्रोटीन वो सिलेक्ट करेगा बच्चा, अगर टॉक्सिक है, ध्यान से सुनना, अगर वो बच्चा टॉक्सिक है तो बोलेगा तुम्हारी एंट्री नहीं होगी, जो टॉक्सिक है पीबी आ गया, ये बेटा प्लांट के लिए टॉक्सिक था, उसे मना कर दिया गया। एचजी आ गया, बोले तुम भी टॉक्सिक है, तुम्हें भी मना करूंगा। और प्लांट को जरूरत था मैग्नीशियम 20, आगे बैठे हुए 100, तो प्लांट बोलेगा, प्लांट को बेटा 20 मैग्नीशियम चाहिए था, जाइलम बोल रहा है 20 ही मैग्नीशियम लाना, ज्यादा मत लाना, अभी जरूरत नहीं है, जितना है ले जाऊंगा। और बेटा आके बैठ गया, कितना मिट्टी में 100 थे, आगे से भी। तो ये बेटा एंडोडर्मिस डिसाइड करेगा, ये बेटा आपका चेक पॉइंट है, एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा, नीट के क्वेश्चन से, ये बेटा चेक पॉइंट है। यहां पर देखिए खूब सारा पुलिस बैठा हुआ है, और पुलिस डिसाइड करे किसे जाना है भाई, जिसपे शक हो गया बाहर निकल, तुझे जाने ही नहीं दूंगा, जाने ही नहीं दूंगा। और कितने अमाउंट में जाना है ये भी डिसाइड करेगा, यानी कि अब इंडोडर्मिस के हाथ में है कि क्वांटिटी कितना जाए, क्वांटिटी मतलब नंबर, 20 मैग्नीशियम जाना था, 100 आ गया, बोले नहीं जाने देंगे, निकलो बाहर। और सेकेंड बेटा क्वालिटी, जो टॉक्सिक थे उसे बाहर भगाया जाएगा, जो नॉन टॉक्सिक थे उसे अंदर बुलाया जाएगा। तो यही है बच्चा आपका चेक पॉइंट, ये क्वेश्चन आएगा नीट में। ये बताइए चेक पॉइंट मेनली कहां पास पाया जाता है, एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में। तो बहुत अच्छा बनाया सिस्टम, बोले देखो पहले तो हम एक स्ट्रिप बना देंगे जिसे पानी जाएगा नहीं, पानी में ही मिनरल्स है, और पानी को बोला जाए नीचे उतरो, नीचे से क्रॉस करके जाओ, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाओ, और जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करोगे
तो मेम्ब्रेन तो आपका हाईली सिलेक्टिव परमिएबल है, खूब सारे कैरियर प्रोटीन है वहां, और वो सिलेक्ट करेगा किसकी एंट्री अलाउड करनी है और किसे बच्चा रिजेक्ट करना है। इसलिए एंडोडर्मिस प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मेम्ब्रेन पे ढेर सारे कैरियर प्रोटीन है जो सिलेक्ट करेंगे कि कौन टॉक्सिक वाला है, कौन नॉन टॉक्सिक है। यहां पर 60 एलिमेंट आ गए, आपको चाहिए बेटा 16 एलिमेंट, तो 60 में से 16 को सिलेक्ट करेगा, बाकी को रिजेक्ट कर देगा। इसलिए इसे कार्डिक पॉइंट भी कहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा बच्चा, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। बच्चा ये सब पॉइंट पढ़ता ही नहीं है, उसे बस एनसीईआरटी को रीड किया, समझ में जितना आया ठीक है, और क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि कार्डिक पॉइंट कौन है, चेक पॉइंट कौन है रूट के अंदर में, पता ही नहीं। तो अब हम लोग बहुत ही ध्यान से एनसीईआरटी की पेज नंबर 189 को फॉलो करते हैं, पेज नंबर 189 को फॉलो करते हैं ना, और ध्यान से एकदम, बहुत ही आसान है। सबसे पहला लाइन बाय लाइन मैं सिखा दे रहा हूं। पहला क्या लिखा है बच्चा, अपटेक ऑफ मिनरल्स आयन में, अनलाइक वाटर ऑल मिनरल्स कैन नॉट पैसिवली एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। पहला लाइन मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया कि जैसे पानी का एब्जॉर्प्शन मेनली पैसिव होता है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन पैसिव नहीं होता। ये मैंने स्टार्टिंग के बेटा पॉइंट्स में आपको समझा दिए। तो पहला लाइन सभी को क्लियर। सेकंड, टू फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस, मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव क्यों होता है, दो रीजन बताइए। अब सभी को मालूम, मिट्टी के अंदर में ना मिनरल का कंसंट्रेशन कम है और रूट के अंदर में ज्यादा है, इसलिए कम से ज्यादा जाना है, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर मिनरल्स बाहर ज्यादा है अंदर में कम है, वो जाना चाहते हैं लेकिन उनपे चार्ज है, रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो अगेंस्ट रिपल्शन आपको पकड़ के लाना है, तो आपको इसमें एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो दो पॉइंट है। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज पार्टिकल, आयंस के फॉर्म में चार्ज है उस पर, विच कैन नॉट मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना मुश्किल है, क्योंकि अंदर में भी पॉजिटिव बाहर भी पॉजिटिव, दोनों रिपेल करेंगे। And the concentration of minerals in soil is usually lower than the concentration of mineral in the root. रूट में ज्यादा बाहर में कम, कंसंट्रेशन की बात मतलब डेंसिटी की बात है, कम एरिया में यहां मिनरल्स ज्यादा है रूट के अंदर, बाहर में बहुत बड़ा एरिया है और मिनरल्स छोटे छोटे डेंसिटी वाइज कम है। सेकेंड, देयरफॉर मोस्ट मिनरल मस्ट इंटर द रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इस दो कारण के चलते मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ही मेनली होगा। ठीक है, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल, आपको बताया एपिडर्मल सेल तक पहुंचना है, सिम्प्लास्ट करेगा, कैरियर प्रोटीन एनर्जी खर्च करेगा, तब वो अंदर में भेजेगा। दिस नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए ढेर सारा एटीपी चाहिए। द एक्टिव अपटेक ऑफ आयन इज पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द रूट। बच्चा कंफ्यूज नहीं करना है, एनसीईआरटी की लाइन को फिर से पढ़ो। वो कहता है कि मिनरल्स अगर अंदर में ज्यादा हो जाएंगे, अगर रूट के अंदर मिनरल्स ज्यादा हो गए, आपने एनर्जी खर्च किया, मिनरल को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वाटर पोटेंशियल घट जाएगा, वाटर पोटेंशियल घट जाएगा, बाहर में वाटर पोटेंशियल ज्यादा, रूट के अंदर कम। इसी को एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया, यानी अंदर में वाटर पोटेंशियल कम, बाहर में ज्यादा, तो पानी भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसी को तो ऑस्मोसिस कहते हो। ठीक है, अब क्या लिखा है, देयरफॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, पानी बाहर से अंदर आ जाएगा क्योंकि अंदर में मिनरल्स ज्यादा है। सम आयन आल्सो मूव इनटू द एपिडर्मल सेल पैसिवली, मैंने बोला है कुछ मिनरल्स डायरेक्टली एपिडर्मिस के अंदर में पैसिवली आ सकते हैं, मेनली एक्टिव होंगे। सेकेंड, आयंस आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बोथ पैसिव एंड एक्टिव, बोला मिट्टी से रूट के एपिडर्मिस में एक्टिव भी आ सकता है, पैसिव भी, मेनली एक्टिव होता है। स्पेसिफिक प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर सेल, याद कीजिए बच्चा, यहां की कहानी पूछ रहा है एनसीईआरटी, यहां की कहानी बोल रहा है। स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर सेल एक्टिवली पंप आयन, पंप है ना,
जहां भी वर्ड आएगा एक्टिव। फ्रॉम द सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल, वो कैरियर प्रोटीन ने मिट्टी से मिनरल्स को पकड़ा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन अंदर भेजा, तो एटीपी खर्च होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लाइक ऑल सेल। अब बच्चा एनसीईआरटी यहां की बात करेगा इंडोडर्मिस की, ध्यान से सुनना, अब इंडोडर्मिस की कहानी स्टार्ट करेगा एनसीईआरटी। ठीक है, अब क्या कहता है एनसीईआरटी, ठीक है, लाइक ऑल सेल द इंडोडर्मल सेल, यानी इंडोडर्मिस के सेल हैव मेनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उनमें बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, बहुत ज्यादा कैरियर प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा वही होते हैं। ठीक है, इंबेडेड इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे कैरियर प्रोटीन है, यानी चेक पॉइंट है। दे लेट सम सॉल्यूट क्रॉस द मेम्ब्रेन, वो उनकी मर्जी है किस सॉल्यूट को, किस मिनरल को अंदर जाने दे और किसको बाहर रखे। जो टॉक्सिक है, प्लांट के लिए नुकसानदेह है, उसको बाहर रखना है, और जो अच्छे हैं उसको अंदर आना है। लेकिन अमाउंट को भी डिसाइड करना है, कितना अंदर आना है। 100 चाहिए 100 लेगा, यहाँ 500 आ गए 500 क्यों लेगा। देखो लिखा है एनसीईआरटी, क्या लिखा है, लेट सम सॉल्यूट क्रॉस द मेम्ब्रेन बट नॉट अदर्स, दूसरे को क्रॉस नहीं करने देगा, यानी क्वालिटी को कंट्रोल कर रहा है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल आर कंट्रोल पॉइंट, यही नीट का क्वेश्चन था। कंट्रोल पॉइंट कौन होता है रूट के अंदर, आंसर करके आएगा एंडोडर्मिस। ठीक है, बट नॉट वेयर ए प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी भी बेटा चेक करेगा, 100 आना है 100 ही रहेगा, 500 आ गया भगा देगा, नहीं लेने दूंगा। दैट रिच द जाइलम, यानी जाइलम में अब एंट्री होना है, वो इंडोडर्मिस डिसाइड कर रहे 50 चाहिए, जाइलम बोलेगा लो 50 भेज देते, बाकी को आने नहीं देंगे। नोट दैट द रूट इंडोडर्मिस बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सुबेरिन, अब आया वर्ड, इंडोडर्मिस के दीवार पे क्या है, सुबेरिन है, जो वाटर को जाने नहीं देता। सुबेरिन हैज द एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयन इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि वो इधर से अब नहीं जा सकता, बस आपको इधर ही से जाना है, जहां से सुबेरिन है वहां से जाने नहीं देगा, जहां जहां सुबेरिन वहां से आपको पानी मिनरल्स को जाने नहीं देगा, तो वो बोलेगा बस इसी पॉइंट से जाना है, इधर से नहीं जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, इसी पॉइंट से जाना है। तो एनसीईआरटी वर्ड लिखेगा यूनि डायरेक्शन, सुबेरिन है वहां से जा नहीं सकते, इधर ही से जाना है। हाईवे पे चेक पॉइंट रख दिया गया है, अब पुलिस बोलेगी जहां जहां चेक पॉइंट से अब जगह बचा, छोटा सा जगह बचा, बस उसी तरफ से जाना है। क्लियर है। अब किसी तरह से ये मिनरल्स पहुंच गए बच्चा जाइलम में, जाइलम के अंदर में एक्यूमुलेट हो गए मिनरल्स, आपका जाइलम में आ गया। अब यहां से लगेगा ट्रांसपिरेशन पुल। अब कल की कहानी याद करो, ऊपर लीफ में लगेगा ट्रांसपिरेशन पुल और पानी ऊपर चढ़ेगा, तो उस पानी के थ्रू बेटा मिनरल्स भी ऊपर चढ़ जाएंगे। अब तो कोई टेंशन नहीं, जाइलम में पानी भी आ गया, जाइलम में मिनरल्स भी आ गए। अब ऊपर में ताकत से खींचा जाएगा, हम लोग जाइलम से स्टेम में पहुंच जाएंगे, जाइलम से लीफ में पहुंच जाएंगे। तो पूछा जाएगा मिनरल साहब आप कहां जाना चाहते हो, मिनरल आप कहां जाना चाहते हो। इसके लिए हमें एनसीईआरटी का पेज नंबर पढ़ना पड़ेगा 190 अब पेज नंबर, यानी तुमने जाइलम तक की कहानी को पढ़ लिया, अब जाइलम से ऊपर कहां जाएगा, क्यों जाएगा। मिनरल जाइलम में आ गए, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो भी आना था आ गए, अब कहां जाना है। तो एनसीईआरटी बोलेगा जहां जरूरत है, जहां मिनरल्स की जरूरत है, लीफ में जरूरत है लीफ में जाएंगे, अगर फ्रूट में जरूरत है फ्रूट में जाएंगे, सीड में जरूरत है सीड में जाएंगे, कोई सेल डिवाइड कर रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वहां जाएंगे, उसे बेटा सिंक कहेंगे। जहां पास मिनरल्स की जरूरत है उसे सिंक कहेंगे। तो अब ये चला ट्रांसपिरेशन पुल से, अगर लीफ को चाहिए लीफ में जाएगा, अगर फ्रूट को चाहिए फ्रूट में जाएगा, सीड को चाहिए सीड में। तो हु इज द सिंक, जहां मिनरल्स की जरूरत है। तो अब हमने लगाया ट्रांसपिरेशन पुल, ये मिनरल्स अब जाइलम में आ चुके हैं, ये बच्चा जाइलम है, जाइलम में मिनरल्स आ चुके हैं। अब ऊपर से लगेंगे ट्रांसपिरेशन पुल, और ट्रांसपिरेशन पुल से पानी भी ऊपर चढ़ेगा,
और मिनरल्स भी ऊपर जाएंगे। सर कहां जाएगा? सिंक के पास। सर सिंक कौन है? जहां जरूरत है। मिनरल्स, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, कहां जा रहे हो भाई? बोले ऊपर में जरूरत है। कहां जरूरत है? तो बोलेंगे सर जहां सीड बन रहा है, सीड को बहुत ज्यादा मिनरल्स की जरूरत है। फ्रूट बन रहा है, फ्रूट को मिनरल्स की जरूरत है। नए लीफ बन रहे हैं, लीफ को जरूरत है। या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल डिवाइड कर रहा है, उन्हें जरूरत है। तो ये कहलाएगा आपका सिंक। अब ये पहुंच गए। ध्यान से बच्चा, ध्यान से। मान लीजिए ये रूट था, ये स्टेम थे, और ये था आपका लीफ। ये किसमें बैठे? जाइलम में। जाइलम स्टेम तक पहुंचाया, रूट तक चले गए, लीफ तक चले गए। लीफ में क्या होता है? मोटा एक बेटा वेन होता है। लीफ का फिगर देखा है तो लीफ में बीचों बीच होते हैं मिडरिब, मोटा वेन। वेन मतलब जाइलम फ्लोएम, वेन मतलब जाइलम और फ्लोएम। सर उसके साइड में भी तो होते हैं सर, उसे हम लोग लैटरल वेन कहते हैं। फिर सर वेनलेट होते हैं, वेनलेट होते हैं। अरे यही तो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले मोटा वेन में गया, सबसे पहले मोटे वाले वेन में गए, यहां से लैटरल वेन में, यहां से वेनलेट में। जो बेटा छोटे छोटे पाइप लाइक दिखता है लीफ में, वही तो वेन है। इसी वेन में कौन है? जाइलम है। तो जाइलम में मिनरल्स बैठे हुए और वो अल्टीमेटली फाइन वेन्स तक आ गए, छोटे छोटे वेन्स तक आ गए, मिनरल्स आ चुके हैं। अब एनसीईआरटी कहेगा इस वेन के अंदर में मिनरल्स ज्यादा है, वेन्स के अंदर में मिनरल्स ज्यादा है, दे विल डिफ्यूज आउट। ये वेन से मिनरल्स बाहर निकल जाएगा, इस वेन से मिनरल्स बाहर निकल जाएंगे, इस वेन से मिनरल्स बाहर निकल गए, दे विल डिफ्यूज आउट, बाहर से निकल गए। हाँ, वेन से बाहर निकल गए। बोले सर अब क्या होगा? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये लीफ था, मान लीजिए ये लीफ था, और ये थे आपके मिडरिब यानी मेन वेन, ये थे बेटा फाइन वेन, ये वेनलेट। एनसीईआरटी से फाइन वेन कहेगा। निकल गए यहां से मिनरल्स, यहां से निकल चुके हैं, मिनरल्स निकल गए, निकल गए, निकल गए। बोले सर अब क्या होगा? मान लीजिए यहां पास मीजोफिल सेल है, इसे फोटोसिंथेसिस करना है। ये मीजोफिल सेल है, फोटोसिंथेसिस करने वाला सेल, और इसे बच्चा मिनरल्स की जरूरत है, इसे मिनरल्स की जरूरत है, इसे मिनरल्स की जरूरत है। तो ये क्या करेगा? बोलेगा मेरे अंदर ऑलरेडी मिनरल्स ज्यादा है, मेरे अंदर ऑलरेडी मिनरल्स ज्यादा है भाई, और तुम बाहर में कम हो, तुम बाहर में कम हो। तो बताइए यहां से जो आपके बेटा स्पेस में आ गया था, डिफ्यूज होकर के बाहर में खाली जगह थे, वहां बैठ गए। उस खाली जगह से अब ये मीजोफिल सेल में इंटर करेगा, कम से ज्यादा, बाहर में कम है, अंदर में ज्यादा है। अगेन बेटा होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगेन क्या हुआ? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फाइनली ये मिनरल्स बैठ गए कहां? अपने, कहां? सिंक में, यानी कि जहां जरूरत थी, मीजोफिल की जरूरत थी, वो बैठ गए। सीड को जरूरत थी, सीड में चले जाएंगे। फ्रूट को जरूरत है, फ्रूट में चले जाएंगे। तो यही एनसीईआरटी में पेज नंबर 190 पे डिटेल से गिवन है। ठीक है? हाँ, एक्टिव होगा, क्लियर है। अब कंप्लीट प्रोसेस। अब एनसीईआरटी में लास्ट लाइन लिखेगा कि देखिए भाई मिनरल्स का कहानी हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा डिटेल से पढ़ा, 1 घंटा पूरा लगाया। अब कहेगा कि ये देखिए आपका प्लांट, ये नोड, और नोड पे है लीफ, नोड पे है लीफ, नोड पे है लीफ, ये लीफ है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब बोलेगा कि बहुत सारे मिनरल्स बेटा मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। बोले मतलब? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जो जो बच्चा, ये आपका मान लीजिए ये ओल्ड लीफ है और ये बच्चा यंग लीफ है, ये बच्चा यंग लीफ है, ये यंग है और नीचे वाले ओल्ड है, ये ओल्ड है और ये बेटा ऊपर वाले यंग है। तो अब जो ओल्ड वाला बेटा मरने लगेगा,
ओल्ड वाला सेनेसेंस में जाएगा, मरने लगेगा। जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है, जो बेटा डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना, जहां पर पतझड़ होता है, लीफ फॉल कर जाता है, लीफ बेटा गिर जाते हैं। तो जब लीफ गिर जाएंगे तो सोचिए ना, इनके अंदर में सोडियम था, पोटेशियम था, कैल्शियम था। ये अगर लीफ मर गया और पत्तियां गिर गई तो सारे मिनरल्स का लॉस नहीं हो जाएगा? सोचिए कि कोई भी लीफ है, उसके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, बहुत सारे मिनरल्स है, और पतझड़ का टाइम है, लीफ गिर जाएगा, सारे मिनरल्स का लॉस हो जाएगा। तो कभी देखा है तुमने पतझड़ के टाइम में क्या हरे रंग का लीफ गिरता है? लीफ जो ग्रीन कलर का वो कभी नहीं गिरता, वो बेटा पहले मरने लगता है, ब्राउन कलर का, येलो कलर का हो जाएगा। पतझड़ के टाइम में कभी भी हरे पत्तियां, यंग लीफ नहीं गिरती, वो गिरने से पहले अपने आप को मार लेगी, ओल्ड कर लेगी ना, डेड कर लेगी। सर डेड करना मतलब कि क्लोरोफिल को तोड़ दिया, अंदर के जो प्रोटीन थे, साइटोप्लाज्म था ना, उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। सर क्यों? क्योंकि उसके अंदर में ढेर सारे केटायंस, एनायंस थे, सबका लॉस हो जाएगा। इतना मुश्किल से बेटा चढ़ा है, सबका लॉस हो जाएगा। इसलिए ये लीफ गिरने से पहले ना अपने एलिमेंट को बच्चा भेज देगी स्टेम में। अगर यहाँ पर कौन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, वो आसानी से कौन है, लीफ से बच्चा स्टेम में डाल देगी। बोलेगा स्टेम स्टोरेज, तू स्टोर कर ले, मैं तो अब गिरने वाली। तो मैं अपने क्लोरोफिल को तोड़ूंगी, उसमें मैग्नीशियम होगा, मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरे अंदर में नाइट्रोजन है, मैं तुम्हें दे दूंगी। तो इस जो आपका स्टेम है, इस स्टेम में लगभग बेटा सारे एलिमेंट्स मोबाइल है, मूव करने वाले हैं, आके स्टोर्ड हो जाएंगे। तो जो आपका स्टेम है वो स्टोरेज ऑर्गन है। सारे लीफ ने डाल दिया, लीफ अब डेड हो गई और ये फॉल कर जाएगी। अब ये फॉल कर गई। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब जब नई पत्तियां लगेगी, अब जब नई पत्तियां लगना स्टार्ट होगी तो इनको जरूरत होगा, इन नई पत्तियों को एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो फिर से मिट्टी से क्यों लिया जाए, फिर से मिट्टी से क्यों ले भाई? अभी 2 महीने पहले सारी पत्तियों ने अपने एलिमेंट्स को दे दिए थे, किसे, स्टेम को स्टोर करने के लिए। अब वही स्टेम यहां से एलिमेंट को वापस से भेज देगा नई पत्तियों में, नई पत्तियों में भेज देगा, नई पत्तियों में भेज देगा, जिससे नई पत्तियां बनना आसान हो जाए। तो यहां पर आपको 2 पॉइंट सीखना है। वो पॉइंट ये है, जो इतना मैं कहानी बताया उसका रीजन ये था कि आपको बस 2 लाइन जानना है कि ये डेसिडिवस फॉरेस्ट है और ये लीफ है, ये लीफ है। ध्यान से देखो, ये लीफ है, पत्तियां गिरेंगी, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, पतझड़ वाले, पत्तियां गिर जाएंगी। तो गिरने से पहले वो अपने एलिमेंट को यहां से स्टेम में स्टोर करना चाहती है। लेकिन जो एलिमेंट बच्चा लाइक द नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये मोबाइल है, ये आसानी से यहां से डेड वाले पार्ट से मूव कर जाएगी। फास्फोरस मूव कर जाएगी, पोटेशियम मूव कर जाएगी और स्टोरेज ऑर्गन में स्टोर्ड हो जाएंगे। नाइट्रोजन आसानी से स्टोरेज ऑर्गन में आ गए, फास्फोरस आसानी से आ गया, पोटेशियम आसानी से आ गया। सर क्यों? क्योंकि बच्चा ये मोबाइल नेचर के हैं, इनमें मोबिलिटी है, वो मूव कर सकते हैं एक से दूसरी जगह। लेकिन अगर पत्तियों में कैल्शियम है ना, तो वो बच्चा जब सेल मरने लगेगा, लीफ मरने लगेंगे, तो कैल्शियम इमोबाइल है, कैल्शियम बच्चा इमोबाइल है, उसके अंदर मूवमेंट की पावर नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो कैल्शियम स्टोरेज ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा, वो कैल्शियम स्टोरेज ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा। ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आएगा कौन मोबाइल और कौन इमोबाइल। तो यहां पर 2 वर्ड रखना है कि नाइट्रोजन जो है, फास्फोरस है और पोटेशियम है, ये बच्चा मोबाइल है, आसानी से एक से दूसरे जगह मूव कर जाएगी।
और जो कैल्शियम है, कैल्शियम है वो इमोबाइल है, उनका मूवमेंट नहीं होगा। एक कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है सल्फर। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, सल्फर में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट जब पढ़ेंगे ना, तो वहां लिखेगा कि कैल्शियम और सल्फर जो है इमोबाइल है, वो एक से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते। ये बेटा मिनरल न्यूट्रिशन में लिखा गया ये पॉइंट है। लेकिन जब आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट अभी पढ़ रहे, अभी चैप्टर कौन है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वहां पर लिखा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, सल्फर, ये चारों मोबाइल हैं, केवल कैल्शियम को इमोबाइल लिखा है। जबकि मिनरल न्यूट्रिशन में कैल्शियम के साथ साथ सल्फर को भी इमोबाइल लिखा गया है, इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको बच्चा सल्फर को मोबाइल मान के चलना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को खोल के देखिए, वहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और साथ साथ बेटा सल्फर भी मोबाइल है। जब पत्तियां डेड होने लगेगी, डिग्रेड होने लगेगी, तो अपने अंदर के एलिमेंट को निकाल करके स्टेम में डाल देगी, स्टेम में डाल देगी, क्योंकि वो मोबाइल है। लेकिन कैल्शियम इमोबाइल है, वो मूव नहीं कर सकता, वो स्ट्रक्चर एलिमेंट है, वो टाइटली जुड़ा है। तो जब लीफ मरने लगेगी तो कैल्शियम बेटा इमोबाइल है, तो वो मूव नहीं करेगा। तो इमोबाइल में केवल आप कैल्शियम याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरे में से ठीक है कि अभी भी कंफ्यूजन है? चलो मेरे में से अब क्लियर है, फटाफट बताओ किसने किसने पढ़ा एनसीईआरटी से। हाँ, कैल्शियम जो है ओल्ड लीफ के साथ ही गिर जाएगा। ललितेज आ रहा है कुछ समझ में? सिमरन, कल्पना, क्लियर है, समझ में आया? तो चलो फटाफट, तो ये बेटा पूरा लंबा जर्नी था, ये पूरा लंबा, बस हमने एक पेज ट्रांसपोर्ट का और एक पेज यानी हाफ पेज मिनरल न्यूट्रिशन को पढ़ने में इतना टाइम लगा है। तो चलो इस पे ऊपर में हम लोग फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कितना करेगा, सभी को आंसर करना है, एनसीईआरटी का हेल्प ले सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन, ये बताइए वाटर का एब्जॉर्प्शन मेनली कैसा होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन मेनली कैसा होगा, एक्टिव और पैसिव। पहला क्वेश्चन, वाटर का एब्जॉर्प्शन मेनली कैसा होता है, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, कितने परसेंट वाटर पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, कितने परसेंट वाटर पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं? मैंने बताया था वो डाटा। ठीक है, ललितेश का सही है, रीति, राजादित्य बोल यार, मैंने बताया है, कल भी बताया था, आज भी दो दो बार बताया, अब नहीं बताओगे तो बहुत दिक्कत है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो, मैंने आज डाटा बताया था स्टार्टिंग में, कितने परसेंट वाटर पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाएंगे जिसमें एटीपी खर्च नहीं करना पड़ता। तो आंसर इज द 96%। बाकी बच्चे महान है। चलो ठीक है, चलो ये बताओ मिनरल एब्जॉर्प्शन मेनली कैसा होगा, एक्टिव और पैसिव। मिनरल एब्जॉर्प्शन मेनली कैसा होगा, एक्टिव और पैसिव। मिनरल का एब्जॉर्प्शन मेनली कैसा होगा, एक्टिव और पैसिव। तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन मेनली एक्टिव प्रोसेस होता है, मेनली एक्टिव प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, वाई मिनरल एब्जॉर्प्शन इज मेनली एक्टिव प्रोसेस, इसका दो रीजन दीजिए, बस शॉर्ट शॉर्ट दीजिएगा। मिनरल का एब्जॉर्प्शन मिट्टी से जो रूट हेयर में जाता है वो मेनली एक्टिव होता है, उसके दो रीजन दीजिए। पहला बोलिए, हाँ ठीक है, मिट्टी में और रूट हेयर में कंसंट्रेशन को मेजर कीजिए। ठीक है, ड्यू टू द लेस कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन सॉइल, मिट्टी में कम है और रूट हेयर में ज्यादा है, पहला। और दूसरा, जो मिनरल्स है दे हैव द चार्ज मॉलिक्यूल, वो आयन के फॉर्म में, और आयन को जब आप इनटेक कीजिएगा तो रिपल्शन होगा, और रिपल्शन से ना, अगेंस्ट रिपल्शन
मिनरल्स को लेने की कोशिश करेंगे तो आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो केवल 2 बच्चों ने दिया आंसर। ठीक है, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ कि रूट के अंदर में कौन सा सेल है जो चेक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। रूट के अंदर में कौन सा सेल है जो कि चेक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। हु इज नोन एज चेक पॉइंट, जिसे हम चेक पॉइंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम चेक पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेटा चेक किसे करता है? ऑप्शन दे रहा हूं, क्वालिटी को, क्वांटिटी को, बोथ और नन। जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, तो मिनरल के एब्जॉर्प्शन में बहुत सारे चाहिए था बेटा, 16 आ गया, कितना 60 रूट से आ गए। तो कौन अब चेक करेगा किसकी एंट्री जाइलम तक होनी चाहिए, किसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए। ये दोनों चीज, क्वालिटी को भी और क्वांटिटी को भी, दोनों को डिसाइड करने के लिए रूट के अंदर बनाए गए चेक पॉइंट। इस चेक पॉइंट कहां है? एंडोडर्मिस के अंदर, क्योंकि इसमें डिफरेंट कैरियर प्रोटीन है और कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक होते हैं। वो चाहेंगे तो अंदर अलाउ करेंगे, वो चाहेंगे तो अंदर अलाउ नहीं करने देंगे। ठीक है, अब बताइए कैस्पेरिन स्ट्रिप नाम का चीज कहां पाया जाता है? कैस्पेरिन स्ट्रिप नाम का चीज एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में या जाइलम में पाया जाता है? ठीक है, तो जो कैस्पेरिन स्ट्रिप होता है, जो सुबेरिन का एक लेयर होता है, वो कहां पाया जाता है, किसके सेल वॉल में? तो आंसर इज द सेल वॉल ऑफ इंडोडर्मिस, सेल वॉल ऑफ इंडोडर्मिस। बताओ कैस्पेरिन स्ट्रिप जो है वो वाटर परमिएबल है या इम्परमिएबल है? जो कैस्पेरिन स्ट्रिप है वो वाटर परमिएबल है या इम्परमिएबल है? सिमरन, कब मैंने बोला वाटर परमिएबल है? इंडोडर्मिस के अंदर जो कैस्पेरिन स्ट्रिप है वो पानी को नहीं क्रॉस करने देता। अब पानी में ही मिनरल्स है, पानी को बोला जाएगा नहीं भाई जाने नहीं देंगे, तुझे जाना है तो ऐसा कर, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर, तो पानी तो क्रॉस कर जाएगा। फंस गए मिनरल्स, फंस गए मिनरल्स। बोले कैसे जाओगे? तो बोले इंडोडर्मिस के जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, और वहां कैरियर प्रोटीन है, और कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक होते हैं, केवल स्पेसिफिक वाले को अंदर लाने देगा, बाकी को बाहर ही छोड़ देगा। ठीक है, चलो ये बताओ मिनरल एब्जॉर्प्शन के 2 फेज थे, दोनों का नाम बताइए। मिनरल एब्जॉर्प्शन में 2 फेज आते हैं, उनका नाम बताइए। मिनरल एब्जॉर्प्शन में 2 फेज होते हैं, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज, उनका नाम बताइए, बहुत ही आसान है। मिनरल एब्जॉर्प्शन में 2 फेज होते हैं, किसी बच्चे को याद है उस फेज का नाम? दोनों फेज का नाम बताओ ना, फर्स्ट फेज का नाम, सेकेंड फेज का नाम। फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। सितेश कभी लाइफ में बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ये कल्पना भी पता नहीं कहां कल्पना। ठीक है, तो 2 फेज है, एक एपोप्लास्ट और दूसरा सिम्प्लास्ट। कौन फास्ट होगा, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट? हु इज द फास्ट, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट? अरे राजदित्य एकदम नहीं पढ़ता, कुछ भी बोलता है, ये क्लास ही नहीं करता, क्लास में पता नहीं रहता कहां। ठीक है, तो जो फास्ट होगा वो एपोप्लास्ट होगा, और जो सेकेंड फेज में होगा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, वो सिम्प्लास्ट कहलाएगा। ठीक है, तो एपोप्लास्ट फास्ट होगा। एपोप्लास्ट में जो मूवमेंट होता है ये बताइए, वो मेम्ब्रेन के बाहर होता है या मेम्ब्रेन के अंदर होता है? वो साइटोप्लाज्म में होता है या साइटोप्लाज्म के बाहर, मेम्ब्रेन के बाहर होता है या मेम्ब्रेन के अंदर? एपोप्लाज्म में जो मूवमेंट होती है तो वो मेम्ब्रेन के बाहर होता है या मेम्ब्रेन के अंदर होता है?
तो वो मेम्ब्रेन के बाहर होता है। एपो मतलब अवे, प्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म ना, साइटोप्लाज्म से बाहर बाहर चलना एपोप्लास्ट, इसलिए फास्ट होगा। और अंदर में आना, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर में आना ना, इट इज अ सिम्प्लास्ट। ठीक है। अब जब कभी भी पंप प्रोटीन आए वो एक्टिव होगा या पैसिव होगा, मैंने आज ही बताया। जो पंप प्रोटीन होते हैं वो एक्टिव काम करते हैं या पैसिव काम करते हैं। पंप जहां भी आएगा याद रखना, सोडियम पोटेशियम पंप वर्ड आने वाला है, प्रोटॉन पंप वर्ड आने वाला है। तो जहां भी पंप वर्ड होगा तो वो चीजों को पहले तो एटीपी को खर्च करेंगे और उसी ताकत से वो कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन, कम से ज्यादा की तरफ ढकेलने की कोशिश करेंगे। तो चलो नेक्स्ट ये बताओ, कौन से एलिमेंट हैं जो इमोबाइल नेचर के हैं। प्लांट के अंदर में ऐसा बताइए कि पतझड़ का टाइम है, लीफ फॉल करने वाला है, तो लीफ पहले मरेगा, तो मरने से पहले वो अपने एलिमेंट को चाहेगा स्टोरेज ऑर्गन में डाल दे, स्टेम में डाल दे। तो यहां पर दो तरह का कॉन्सेप्ट आता है, एक आसानी से मूव कर जाएगा और एक है कि वो इमोबाइल नेचर का है। तो बताइए, तो एक ही आंसर याद रखना है, बोलिए दो बच्चे, हाँ कैल्शियम, आंसर इज अ कैल्शियम। गिव मी द फोर नेम ऑफ मोबाइल एलिमेंट, गिव मी द फोर नेम ऑफ मोबाइल एलिमेंट। तो आंसर सिंपल है, NPKS, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। तो ये चीज भूलना नहीं। हु इज द चीफ सोर्स ऑफ मिनरल, चीफ सिंक ऑफ मिनरल्स, चीफ सोर्स ऑफ यानी कि चीफ सिंक ऑफ मिनरल्स, कहां पर मिनरल की अमाउंट जरूरत सबसे ज्यादा होती है। चीफ सिंक ऑफ मिनरल्स, मिट्टी से जाइलम में आ चुका है, जाइलम में बैठ गया, कहां जाना है भाई। तो बोलेंगे सर जहां जरूरत ज्यादा है, जरूरत जहां ज्यादा है उसका नाम होगा सिंक। तो सिंक में आएगा सीड, सिंक में आएंगे फ्रूट, सिंक में आएगा यंग लीफ। अभी यंग लीफ है, फोटोसिंथेसिस करना चाहता है, तो उसमें मिनरल की जरूरत ज्यादा होगी। ठीक है। और जो डिवाइडिंग सेल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। चलो एक बार फटाफट में फिर से पूछ रहा हूं, वाटर एब्जॉर्प्शन मेनली एक्टिव और पैसिव, वाटर एब्जॉर्प्शन मेनली एक्टिव और पैसिव, वाटर एब्जॉर्प्शन मेनली एक्टिव और पैसिव, वाटर एब्जॉर्प्शन इज मेनली एक्टिव और पैसिव। आंसर पैसिव। पैसिव के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। पानी का एब्जॉर्प्शन मेनली पैसिव होता है, उसके लिए फोर्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, रूट प्रेशर या ट्रांसपिरेशन पुल। कौन सी ताकत है जो पानी को मिट्टी से रूट के जाइलम तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आंसर ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिनरल एब्जॉर्प्शन इज मेनली एक्टिव और पैसिव, मिनरल एब्जॉर्प्शन इज मेनली एक्टिव और पैसिव। आंसर एक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल एब्जॉर्प्शन जो आपने इपिडर्मिस के अंदर किया तो उसने दो फेज में अपने पाथवे को किया, दो फेज का नाम बताइए। कोई भी मिनरल एब्जॉर्ब होता है तो उसके दो फेज होते हैं, उन दो फेज का नाम बताइए। एक सेल में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो याद रखना है, फर्स्ट फेज एपोप्लास्ट, सेकेंड फेज सिम्प्लास्ट। हु इज द फास्ट, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, हु इज द फास्ट वन, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। फास्ट कौन होगा, एपो और सिम। आंसर इज द एपोप्लास्ट। हु इज द चेक पॉइंट in the root for the quality check and quantity check in the absorption of minerals. Who is the check point in the root, root के अंदर में कौन सा पार्ट जो चेक पॉइंट कहलाएगा, जो बोलेगा किस मिनरल को कितना जाना है, किस मिनरल को कम जाना है, क्वांटिटी कितना आना है,
क्वालिटी कौन सा आना चाहिए, तो कौन सा होगा, याद रखिएगा, चेक पॉइंट है आपका एंडोडर्मिस। ठीक है, ठीक है। अब एंडोडर्मिस के दीवार पे एक स्पेशल लेयर पाया गया, नाम बताइए। एंडोडर्मिस के दीवार पे एक स्पेशल लेयर होता है, उस लेयर का नाम बताइए। उस लेयर का नाम बताइए, बहुत ही आसान है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप इज वाटर परमिएबल और इम्परमिएबल। कैस्पेरियन स्ट्रिप इज वाटर परमिएबल और इम्परमिएबल। आंसर वाटर इम्परमिएबल। वाटर इम्परमिएबल। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, मिट्टी से एलिमेंट जो है वो जाइलम तक पहुंच गए, एब्जॉर्ब हुआ और जाइलम तक आ गए। अब इस जाइलम से ऊपर पहुंचना है, इसके लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? जो एलिमेंट है भैया, एक्टिव पैसिव से जैसे एब्जॉर्ब करना था आ गया भाई, ठीक है, मेनली एक्टिव से आ गया। अब बताइए यहां से ऊपर पहुंचना है तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, कैसे ऊपर जाएगा? अब राजनीति इसमें क्या ऑप्शन है, अरे कोई भी चीज है ऊपर कैसे पहुंचता है, प्लांट के अंदर एक ही फोर्स है, ट्रांसपिरेशन पुल। नीचे से ऊपर जाने का एक ही ताकत है जो ट्रांसपिरेशन पुल कहलाता है। इसमें तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपिरेशन पुल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अच्छा चलो बताओ, ये बताइएगा ध्यान से, मैं कुछ नहीं करूंगा इस बार, आपको बताना है। ये देखिए आपका बन गया सेल्वो, ये आपका पानी का एब्जॉर्प्शन मैं बता रहा हूं, ध्यान से, बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी में फिगर दिया है, आपको बताना है ये नाम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये रेड वाला बच्चा मैं सेल वॉल बना रहा हूं, सेल वॉल बना रहा हूं। ये बच्चा इपिडर्मिस है, ये बेटा सेल मेम्ब्रेन कॉर्टेक्स का हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन एंडोडर्मिस का हो गया, ये बच्चा पेरिसाइकल का हो गया, और ये हो गया आपका बच्चा लोग जाइलम। ये हो गया आपका जाइलम। पानी जाइलम तक लाना है, मिनरल्स छोड़िए, अब पानी पे आइए, बहुत ही आसान, सबको आता है। ध्यान से सुनिएगा, पहले आपको सीक्वेंस अरेंज करने से 3 बार क्वेश्चन आए। पानी जो है, वाटर जो है अभी मिट्टी में है, मुझे जाइलम तक पहुंचाना है, उसका पाथवे बताइए। चलिए पाथवे बताइए तो फटाफट, मिट्टी जो है, मिट्टी में पानी है, उसे जाइलम तक पहुंचना है, पाथवे बताइए कैसे कैसे जाएगा। तो पहला आंसर क्या होगा, फर्स्ट रूट हेयर, दूसरा इपिडर्मिस, तीसरा कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, और फिर जाइलम। हो गया। अब ध्यान से, इंडोडर्मिस में हम यहां पर कैस्पेरिन स्ट्रिप बना देते हैं, ये हमने कैस्पेरिन स्ट्रिप बना दिया। जो मैं बोलूंगा 2 मिनट का टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो जाएगा। एनसीईआरटी में बेटा 2 पेज दिया है, इतना टेंशन क्यों लेते हो? इसलिए पहले मैंने तुम्हारा पूरा नॉलेज डेवलप कर दिया कि अब चीजें आसान लगे। पानी के जाने के 2 तरीके, एक तो बेटा कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। पानी की बात करो बेटा, मिनरल सब भूल जाइए, मिनरल्स को भूल जाइए, पानी की बात कर रहे हैं। पानी बच्चा कभी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, सेल वॉल को होते हुए चल रहा है। सेल वॉल प्योर परमिएबल है, कभी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा ही नहीं, कभी बेटा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा नहीं। एपोप्लास्ट देख लीजिए, कभी भी सेल मेम्ब्रेन को, रेड वाले को क्रॉस नहीं किया, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में गया ही नहीं, कभी भी साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में गया ही नहीं। तो ये बेटा पूरा का पूरा नीला वाला बच्चा एपोप्लास्ट है। अब मजबूरी, बोलेगा कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं जाने देंगे, तुम्हें नहीं जाने देंगे, तो मजबूरी में क्या होगा, मजबूरी में बेटा उतर जाएगा और फिर ऊपर चढ़ जाएगा। सोचो, अरे भाई तुमने बीच में जा रहे थे रास्ते में, तो वहां पर बैरियर लगा था, आगे रास्ता ब्लॉक है, तो तुम बेटा बगल वाली गली को पकड़ लोगे, स्कूटी बगल वाली गली में घुसा दिया,
और मस्त घुसा करके दूसरे गली से निकल गए और जाइलम में पहुंच गए। आ गया। तो ये कौन सा मूवमेंट है? कभी मेम्ब्रेन को क्रॉस किया? बोले सर एक जगह किया था थोड़ा सा। एक जगह सर केवल यहां पास ना, एक्सेप्ट इसको छोड़ दीजिए सर, केवल जहां पास कैस्पेरिन स्ट्रिप है उसे छोड़ दीजिए। हमेशा पानी बाहर बाहर गया है, तो इसी को हम कहते हैं एपोप्लास्ट। आ गया समझ में? एपोप्लास्ट में केवल एक जगह थोड़ी देर के लिए मजबूरी में पानी को नीचे उतरना पड़ा, और ये अच्छी चीज भी थी क्योंकि पानी के साथ मिनरल्स भी होता है। हाँ, तो मिनरल्स खराब वाला टॉक्सिक वाला आ गया तो प्लांट को नुकसान हो जाएगा। इसलिए कैस्पेरिन ने बोला ए चल नीचे उतर, और नीचे उतरेगा तो थोड़ा मिनरल्स को भी बोलेगा, ओ मिनरल्स कौन आना है कौन नहीं आना है मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि दे हैव लॉट ऑफ कैरियर प्रोटीन। अब समझ में आ रहा है क्यों प्लांट इतना अच्छा मैकेनिज्म लगाता है? चलिए दूसरा तरीका, पानी बच्चा डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में एंटर कर गया, डायरेक्टली रूट हेयर के साइटोप्लाज्म में, वहां से इपिडर्मिस के साइटोप्लाज्म में, वहां से कॉर्टेक्स के साइटोप्लाज्म में। सर कैसे? बेटा दोनों में आपस में पोर होते हैं, ये सभी बच्चों को मालूम है कि दो सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से, प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड होते हैं। तो पानी साइटोप्लाज्म में, यहां से कॉर्टेक्स के साइटोप्लाज्म में, कॉर्टेक्स से ठीक है इंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म में, इंडोडर्मिस से पेरिसाइकल के साइटोप्लाज्म में, और यहां से जाइलम में आ जाएगा। तो ये देखिए बच्चा हमेशा अंदर अंदर साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट से चला, तो इसका नाम सिम्प्लास्ट, इसका नाम सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट। तो पानी का जाइलम तक पहुंचना, उसके दो तरीके, एक एपोप्लास्ट से और एक सिम्प्लास्ट से। बस याद रखना है सिम्प्लास्ट में बच्चा छोटे छोटे पोर से होकर के जाना है। दो प्लांट सेल में छोटा पोर होगा प्लाज्मोडेस्माटा, उससे क्रॉस करके जाना है। डिफिकल्ट काम है, बहुत स्लो होगा। तो सिम्प्लास्ट एस4, सिम्प्लास्ट एस4 स्लो। एपोप्लास्ट बाहर बाहर जाना है तो ये फास्ट होगा, फास्ट होगा। तो एपोप्लास्ट में एक ही लाइन याद रखना है, पूरी जगह पे ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर बाहर ही चलेगा, लेकिन मजबूरी में वो केवल इंडोडर्मिस में जहां कैस्पेरिन स्ट्रिप है वो नीचे उतर जाएगा। तो ये कहानी थी एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी में ये दे रखा है बहुत अच्छे से। तो आप लोग अब लगभग ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया है, अब कुछ भी पढ़ाने का बचा नहीं है। कुछ छोटे पॉइंट्स हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, फैसिलिटेटेड किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो छोटे पॉइंट्स है जिसे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ाऊंगा ना तो मैं वहां कवर कर दूंगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ाऊंगा वहां कवर कर देंगे। बहुत ही आसान सा पॉइंट है। तो आपका ये टॉपिक हो गया द एंड, द एंड, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्लास से नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और नया टॉपिक हमें क्या पढ़ना होगा देखते हैं। तो चलो कौन सा टॉपिक पढ़ना है बाकी कौन, ठीक है तो कर लोगे, तो कौन सा टॉपिक करना है चलो फटाफट बोलो। बॉटनी थोड़ा सा